फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी विद दिव्या। सो आज मैं अपने 12th के कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ बात करने वाली हूँ जो अभी तक 12th पास आउट हो चुके होते, लेकिन दिस कोरोना कांट स्पॉइल एवरीथिंग, बट नेवरदलेस वी शुड टेक थिंग्स पॉजिटिवली, है ना। रेदर कि हम अपने पास्ट पे सोचे कि ये नहीं होना चाहिए था, अभी हम पास आउट होते, वी शुड फोकस ऑन फ्यूचर। और फ्यूचर में 9 जुलाई को हमारा BST का एग्ज़ाम होने वाला है। सो ऑब्वियसली हर एक बच्चा यही सोच रहा होगा कि यार इतना ज़्यादा टाइम मिला है हमें, तो 90+ आना तो बनता है ना। अब एक एग्ज़ाम है, सिर्फ इतना सारा टाइम है, 30 अप्रॉक्सीमेट वी आर हैविंग 30 डेज। सो 90+ लाना इज़ नॉट अ बिग डील, राइट। एंड हर कोई लाना चाहता होगा। अगर मैं बिजनेस की लैंग्वेज में बोलूँ गाइस, तो हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, दैट इज़ टू अचीव 90+ इन बिजनेस स्टडीज एग्जाम। नाउ अब आगे का क्या प्लान होगा हमारा, मतलब आगे के क्या फंक्शंस होंगे। ऑब्वियसली प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी हो कि हम 90+ ले आएँ। अब लाना तो सब चाहते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो जाता है एक 90+ लाने वाले बच्चे के बीच और एक जो 70 या 80s की लाइन में ही रह जाते हैं उन बच्चों के बीच। वो डिफरेंस हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हम रखें कि हम सब 90+ ज़रूर ला पाएँ, क्योंकि वी आर हैविंग अ लॉट मच डेज फॉर प्रिपेयरिंग। आई एम टेलिंग दिस वंस मोर। और इन 30 दिनों में हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम 90+ क्या, हम 95+ तक भी ला सकते हैं गाइज। सो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली सबको पता है कि बिजनेस स्टडीज़ दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक्स हो गया या इंग्लिश हो गया, जिसमें हमने टॉपिक्स याद किए, हमने चैप्टर्स याद किए, हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए और हमने डायरेक्ट आंसर्स लिख के हमारे मार्क्स आ गए। बिजनेस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आना बहुत रेयर है, ये सबको पता है। हमेशा बिजनेस में हमारे पास केस स्टडीज आती हैं, वो भी इनडायरेक्ट वे में, और वहीं पे हम अटक जाते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, पहली बात तो बिजनेस में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। दूसरी बात, बिजनेस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, टॉपिक्स एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, और ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। क्योंकि इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ होने की वजह से वी जस्ट गेट स्टक कि कहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, और हम ये स्लाइट डिफरेंस जो होते हैं हर एक टॉपिक के बीच में वो नहीं पहचान पाते। और जिन्होंने इस डिफरेंस को पहचान लिया वो अपने मार्क्स में ज़रूर डिफरेंस क्रिएट करेगा, और जो नहीं पहचान पाए वो भी डिफरेंस क्रिएट करेगा, बट आई एम श्योर ही वोंट लाइक दैट डिफरेंस, है ना। तो हमें एक अच्छा वाला अपने मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट करना है, और वो कैसे हम कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हर एक चैप्टर को समझना जरूरी है, राइट। अच्छी तरीके से कंसेप्ट्स क्लियर करना जरूरी है। अब देखिए, कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि 30 दिन है तो हम हर एक चैप्टर को NCERT पकड़ेंगे और अच्छे से हर एक लाइन पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। पढ़िए, हर एक लाइन पढ़िए, बट अकॉर्डिंग टू मी लर्निंग एवरी लाइन विल बी नॉट वर्थ इट, बिकॉज दैट विल बी नॉट प्रोडक्टिव। अगर आप हर एक लाइन को याद कर रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगेगा, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप सोचोगे कि अरे अभी तो 30 दिन है, हो जाएगा आराम से, हम हर एक लाइन पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे। लेकिन एट द एंड आप कुछ सब्जेक्ट्स को एक एक लाइन पढ़ने के चक्कर में कुछ चैप्टर्स में ही आप शायद हाफ ऑफ द टाइम यानी 15 डेज कवर अप कर दोगे, एंड हाफ ऑफ द टाइम में जब आपके पास सिर्फ 15 दिन बच जाएंगे, उसमें आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स रह जाएंगे, देन यू विल गेट पैनिक। सो आई विल सजेस्ट कि रादर देन आप हर एक लाइन को याद करो। देखो, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पास एज इट इज लाइन्स आ जाती हैं टॉपिक से, तो वो हमारे लिए आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान हो जाता है कि अच्छा ये उस टॉपिक से रिलेटेड लाइन है, तो यहाँ पे यही आंसर होगा। बट learning each and every line will not worth it. I'm telling you one more time that learning each and every line will not worth it, will not be productive. तो हर एक लाइन को लर्न करने से बेटर है आप कंसेप्ट समझिए, अच्छे से क्लियर कीजिए, एंड खुद से आंसर्स बना के फिर आप लिखिए। क्योंकि ऑब्वियसली हम 12th में हैं एंड हमारी इंग्लिश इतनी तो स्ट्रांग होती है कि हम खुद से आंसर बना के लिख सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करना सबसे ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बिजनेस स्टडीज़ में, केस स्टडीज़ में ये पहचानना कि अच्छा इस केस स्टडी का आंसर ये होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे होगा, अब मैं आपको वो बताऊंगी कि ये स्लाइड डिफरेंस कैसे पहचाने। ऑब्वियसली हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना डियर, उतने ही ज़्यादा हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा इस टॉपिक के इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हमें ऐसे ऐसे पहचानना है कि यही आंसर होगा इस क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए गाइस। सपोज एक केस स्टडी का क्वेश्चन आया जिसमें आपको एक केस स्टडी दी है एंड इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट स्टेट्स की आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड द सेकंड पार्ट स्टेट्स की डिस्क्राइब ऑल द स्टेप्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यू आइडेंटिफाइड इन फर्स्ट पार्ट। तो अब
गलती से आपको जब कंसेप्ट से क्लियर नहीं है तो आप क्या करोगे, आंसर हो सकता है प्लानिंग होगा लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, सिमिलैरिटीज आपको लगी तो आपने गलती से स्टाफिंग लिख दिया या ऑर्गेनाइजिंग लिख दिया। अब जब फर्स्ट पार्ट आपने गलत आइडेंटिफाई किया तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड पार्ट जिसमें स्टेप्स लिखने थे प्लानिंग के, बट आप लिख के आ गए ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया उसके। तो देखिए, क्योंकि आपने एक छोटी सी गलती की आइडेंटिफाई करने में आपके पूरे मार्क्स गए, आपको हाफ मार्क्स तक नहीं मिलेगा, जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा आपके फुल मार्क्स चले जाएंगे। तो यहीं पे आपके मार्क्स में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है गाइस, तो यही चीज हमारी क्लियर करती है ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारी जो रिवीजन शेड्यूल होगा उसमें हम चैप्टर्स तो जरूर क्लियर करवाएंगे, साथ के साथ आई मेक श्योर कि मैं आपके साथ सीबीएसई के कुछ सैंपल पेपर्स और लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस जरूर डिस्कस करूं हर एक चैप्टर के, क्योंकि डिस्कशन करना एक बहुत ही एफिशिएंट वे होता है ताकि हम ये जान पाएं कि पहली बात तो कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे कैसे कंसेप्ट हैं जो हमें, अच्छा इस कंसेप्ट में यही आंसर होगा ये समझना, और दूसरी चीज रिप्रेजेंटिंग वे, रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आना चाहिए कि किस तरीके से हमें कौन से क्वेश्चन में सिर्फ नाम लिखना है इसका, या कौन से क्वेश्चन में हमें उसको एक्सप्लेन भी करना है उस टॉपिक को, कौन से क्वेश्चन में लाइंस भी कोट करनी है, ये सारी चीजें भी जाननी बहुत जरूरी है कि बिजनेस स्टडीज के अंदर गाइस। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि मैं हर चैप्टर के हर क्वेश्चन हर टॉपिक को आपको पहले तो बहुत अच्छे से क्लियर करूं, बहुत इजी वे में समझा दूं, और उसके बाद आई विल मेक श्योर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके साथ हर चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करूं ताकि हमें 90+ अचीव करने में वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कोई दिक्कत ना आए। ठीक है गाइस, तो मेरा काम है आप लोगों को समझाना एंड योर वर्क इज टू बी विद मी इन दिस जर्नी, इन दिस अमेजिंग जर्नी, एंड वी गोना क्रैक इट फॉर श्योर। सो अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियोज अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड या, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, बिजनेस स्टडीज का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट क्या है, तभी हम इसके नेचर और सिग्निफिकेंस को समझेंगे ना। तो देखिए, मैनेजमेंट की अगर मैं शॉर्ट में एक इजी सी डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं तो इट इज अ प्रोसेस of getting work done to achieve the goals of the organization effectively and efficiently। क्या समझे आप इससे? आप लोग देखिए, एक वो प्रोसेस, एक वो जरिया जिससे हम काम को करवा सके। क्यों करवा सके काम को? ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, उसको हम अचीव कर पाए। और किस तरीके से अचीव कर पाए? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इन दोनों टर्म्स को थोड़ा आगे डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैनेजमेंट क्या सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायर होती है? क्या वो और कहीं रिक्वायर्ड नहीं होती? खुद सोचिए, मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है। अगर आपके घर में मैनेजमेंट नहीं होगी, अगर आप अपने घर में बेडरूम को मैनेज करके नहीं रखोगे, हर जगह पे अपनी अपनी चीज़ नहीं होगी, तो क्या मेस क्रिएट नहीं हो जाएगा? तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मैनेजमेंट आप हर जगह देखते हो। तो मैनेजमेंट कोई एक बहुत न्यू टर्म नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सुना ही होगा ना, हम इवन हमारे पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि अपने रूम को मैनेज करके नहीं रखता, अपनी लाइफ में मैनेज करके नहीं रखता। तो मैनेजमेंट एंड मैनेज करना, इट्स नॉट अ न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ अस, वी हैव हर्ड इट अलॉट मेनी टाइम्स। बट अगर बिजनेस के टर्म में इसकी मैं डेफिनेशन दूं तो ये एक तरीका होता है जिससे कि हम काम करवाते हैं। क्यों करवाते हैं हम काम? ताकि जो मैंने गोल अपना सेट किया है ना, उसको मैं अचीव कर सकूं, और उस गोल को भी मैं किस तरीके से अचीव कर सकूं? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इन दो टर्म्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? इफेक्टिवली का मतलब, सबसे पहले एफिशिएंटली का मतलब देखते हैं। एफिशिएंटली का मतलब होता है डूइंग थिंग्स करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, यानी काम को एक सही तरीके से करना, सही करना विद मिनिमम कॉस्ट, यानी सब ज्यादा जितना कम हो सके उतनी कम से कम पैसे खर्च करके, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जितने रिसोर्सेज हैं उसकी बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन करके और सब कम पैसे खर्च करके मैं काम को सही ढंग से कर लूं, उसका मतलब होता है एफिशिएंट वर्क करना। और इफेक्टिवली का मतलब होता है कि काम को करना लेकिन टाइम पे करना, टाइम पे खत्म करना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को दोनों चीजों को कवर अप करके चलना पड़ता है। मैनेजर्स को दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ता है कि काम यानी जो वर्क है वो एफिशिएंट वे में भी कंप्लीट हो और इफेक्टिव वे में भी कंप्लीट हो। अगर तो सिर्फ एफिशिएंसी रहेगी, यानी आपने कॉस्ट तो कम रखा लेकिन आपने टाइम पे अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए, तो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। और अगर आपने इफेक्टिव यानी टाइम पे तो कर दिया लेकिन बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, एफिशिएंट नहीं हुआ, तो भी
मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है। तो मैनेजर्स को इन दोनों टर्म्स को साथ लेके चलना पड़ता है, तभी आपकी मैनेजमेंट अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन की, अदरवाइज नहीं है। तो देखते हैं आगे। सबसे पहला जो टॉपिक है मैनेजमेंट को लेकर वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं। गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स से आप क्या समझते हो? देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूँ एक ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हमारे 2 हाथ होते हैं, हमारा एक फेस होता है जिसमें 2 आईज होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं, एक नोज होता है, एक माउथ होता है। तो दीज आर ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट थिंग्स। कई बार लोग नेचर और कैरेक्टरिस्टिक को एक मान लेते हैं, और कई दफा कुछ कुछ टॉपिक्स में हमारे पास नेचर और कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये सेम नहीं है गाइस। कैरेक्टरिस्टिक, जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लूँ, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है कि हमारे पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन नेचर हर एक ह्यूमन बीइंग का अलग अलग होता है। कोई बहुत रूड होता है, कोई बहुत स्वीट होता है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर बोथ डिफरेंट टर्म्स, डोंट मिक्स इट अप। ओके, तो अभी हम पहले पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है गाइस। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट है वो कहता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब देखिए, इफ देयर इज अ गोल देयर इज मैनेजमेंट। समझने की कोशिश कीजिए गाइस कि अगर मेरे पास कोई गोल ही नहीं है तो मैं क्यों मैनेजमेंट करूं? अगर मुझे कुछ करना ही नहीं तो मैनेजमेंट क्यों होगी? गोल है तभी तो मैं मैनेज कर रही हूँ ना वर्क को, काम को, ताकि मैं उस गोल को अचीव कर पाऊं। अगर गोल ही नहीं है तो मैं क्यों कोई काम ही क्यों करूंगी? मैं काम ही नहीं करूंगी। जब काम नहीं करूंगी तो मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट का फोकस होता है कि जो गोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रखा है, जो सेट किया है, उसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में ही मैंने बताया कि ये एक प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग वर्क डन, काम करवाने का, ताकि हम गोल को अचीव कर पाए। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी इसका ध्यान होता है कि गोल को कैसे अचीव किया जाए। ठीक है गाइस। सेकेंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब हर जगह होती है, ऑल लेवल्स पे बोल लो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बोलो, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, या चाहे टॉप लेवल पे, मैनेजमेंट की टॉप लेवल पे या मिडिल लेवल पे या लो लेवल पे, हर जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। या सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट में ही नहीं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था और मैंने आपको बताया था कि आपके घर में भी आपने बहुत बारी मैनेजमेंट टर्म सुना होगा। आपके बेडरूम को सब बोलते हैं कि आपको मैनेज करके रखना है। देन आपकी जो मदर होती हैं वो घर में मैनेज करती हैं, वो काम को मैनेज करती हैं, कुकिंग का काम उनका होता है, वो कुकिंग को मैनेज करती हैं। फिर जितने भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो आपकी मदर मैनेज करती हैं। फिर जितने फाइनेंस रिलेटेड वर्क होते हैं वो आपके फादर मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मैनेजमेंट आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आप करते हो डेली बेसिस पे, बस आपको पता नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये हर जगह पे है, इट इज ऑल परवेसिव। तो ये आई होप समझ आया हो। नहीं समझ आया होगा तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब समझ आए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है गाइस? मैनेजमेंट में मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है काफी सारे डायमेंशंस होना। ठीक है, अब देखिए, मैनेजमेंट में सिर्फ एक काम की यानी वर्क की मैनेजमेंट नहीं होती। अगर जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सिर्फ काम को ही मैनेज नहीं करते, वो क्या क्या मैनेज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, दे डू मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि काम को तो वो मैनेज करते ही हैं। काम को किस तरीके से मैनेज करते हैं कि अपने गोल्स को वो अचीव कर सके। ठीक है, दूसरी चीज, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दे ऑल्सो हैव टू मैनेज पीपल। हाउ? यानी देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग होती है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक बंदे से तो चलता नहीं है, काफी सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब मैनेजर्स का काम क्या होता है कि हर एक पर्सनल को, यानी हर एक जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी मैनेज करना, इस तरीके से मैनेज करना कि वो लोग एक साथ प्यार से काम करे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही आसानी से अचीव हो जाए। अब अगर ये नहीं होगा, मैनेजर्स डील नहीं करेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ। अब देखिए, हर एक इंसान अलग अलग नेचर का होता है, और कई दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं लोगों के बीच। किसी की कोई पॉइंट ऑफ व्यू होती है, किसी का कोई पर्सपेक्टिव होता है। तो अगर क्लैशेस हो गई बीच में तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो यहीं पे मैनेजर्स का काम हो जाता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल यहीं पे वर्क करता है कि वो डील करता है अलग अलग लोगों के साथ। डाइवर्स पीपल का मतलब यही है कि हर एक लोग का नेचर अलग होता है, तो वो डाइवर्स लोगों के साथ डील करते हैं, उनको एक हार्मोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ताकि सब लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहें, कोऑर्डिनेशन में रहें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करें, ना कि लड़ते झगड़ते रहे एक दूसरे से। ठीक है, लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस।
इसका मतलब है कि इंश्योर द कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इन टू आउटपुट्स। अब देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि उनमें ऑपरेशंस तो होती हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो आपके सपोज के लिए आप ले लीजिए टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, तो उनमें ऑपरेशंस होंगे तभी तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा ना। तो ये ऑपरेशंस को भी अपने अंदर इनको मैनेज करना पड़ता है ताकि जो इनपुट्स हैं उनको वो आउटपुट्स में कन्वर्ट कर सके। तो इन तीनों चीज़ों की मैनेजमेंट एक साथ होती है। मैनेजर्स को सिर्फ वर्क को ही मैनेज नहीं करना होता, उनको पीपल को, उनको ऑपरेशंस को, सबको मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ओके, आई होप समझ आया हो। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियसली मैंने आपको अभी बताया कि कोई एक अकेला पर्सन ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाता, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट एक पूरे ग्रुप का काम होता है। रिक्वायर्स टीम वर्क एंड इज डन बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स। यानी मैनेज करने के लिए एक अकेला मैनेजर सबको मैनेज नहीं कर सकता, एक साथ बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। मैनेजर्स में भी, मैनेजमेंट टीम में भी बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो दिस रिक्वायर्स टीम वर्क, और एक साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एक्टिविटी को मैनेज करते हैं। ऐसा इंश्योर करते हैं कि वो हर एक जो डाइवर्स इंडिविजुअल्स हैं, यानी अलग अलग नेचर के, अलग अलग फीचर के जो इंडिविजुअल्स हैं, उन सब के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर पाएं, यानी एक साथ उनका तालमेल बिठा के उनको एक साथ ला पाएं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है, उस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। ठीक है गाइस, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। नाउ डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब देखिए, मैनेजमेंट यानी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क करती है, एंड आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी कॉन्स्टेंट तो रहता नहीं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कुछ भी चेंज हो सकता है, जैसे कि कोई नया लॉ इशू हो गया, या कोई कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो गई, कुछ भी हो सकता है, या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया। तो हमारे जो मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, उन्हें पहले तो खुद को प्रिपेयर रखना पड़ता है कि हाँ भाई, अगर कोई दिक्कत हुई, अगर कुछ ऐसा सडन चेंज आ गया, अचानक से सडन चेंज हुआ, तो पहले तो हमें खुद प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैनेजमेंट टीम पहले खुद को प्रिपेयर रखते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम संभाल लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। और दूसरी चीज, उनको पहले खुद को प्रिपेयर रखना पड़ता है ताकि अगर ऐसी कोई चेंज आए तो वो बाद में अपने जो स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको भी मैनेज कर सके, उनको समझा सके। क्योंकि कई दफा जब लोग काम करने लगते हैं तो वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अगर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उनके लिए नए चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे मैनेजमेंट का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सके, उनको समझा सके, उनको क्लियर कर सके कि अच्छा ऐसा ऐसा है, हम ऐसे ऐसे इस चेंज के साथ डील कर लेंगे, एंड डरने की जरूरत नहीं है, वी विल डील विद इट एंड वी विल अचीव आवर सक्सेस। हम अपने टारगेट को, अपने सक्सेस को अचीव कर लेंगे। 2 चेंजेस आई हैं बट वी विल डील विद इट। तो मैनेजमेंट खुद एक डायनामिक फंक्शन होता है जो कि नई नई चेंजेस के साथ डील करना जानता है, क्योंकि मैनेजमेंट हैज टू बी डायनामिक। अगर मैं एक्सप्लेनेशन देखूं तो मैनेजमेंट हैज टू बी डायनामिक, चेंजिंग इसको होना पड़ेगा, बिकॉज द बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच इट इज वर्किंग इज चेंजिंग। कोई भी एनवायरनमेंट ले लो, एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट ले लो, चाहे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल, कुछ भी ले लो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। किसी भी तरह का चेंज आ सकता है, तो मैनेजमेंट को खुद को प्रिपेयर रखना पड़ता है उस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 6 देखिए, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है दैट थिंग विच कैन नॉट बी सीन और विच कैन नॉट बी टच्ड। तो मैनेजमेंट को आप ना तो टच कर सकते हो, ना आप दे सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ प्रॉफिट्स आर हाई, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो आप बोलोगे, सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी है। और अगर लॉस ज्यादा हो रहे हैं तो मैनेजमेंट गंदी है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज खुश हैं बहुत ज्यादा, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। अगर कुछ नहीं है, बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो ये एक इंटेंजिबल फोर्स है मैनेजमेंट, जिसको आप ना देख सकते हो, ना फील कर, टच कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। लास्ट जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियसली मैनेजमेंट हमेशा होते रहता है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन मैनेजमेंट कर ली और बाकी दिन के लिए छोड़ दिया, कोई बात नहीं, होता रहेगा खुद ब खुद। नहीं, मैनेजमेंट हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे करना पड़ता है। मैनेजमेंट प्रोसेस, अब मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या होता है, जैसे कि मैनेजमेंट प्रोसेस आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हमने 12th तो पूरी कंप्लीट कर ही लिया है, वी आर रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स, राइट। तो मैनेजमेंट प्रोसेस में होता है प्लानिंग, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो ये प्रोसेस
कंटिन्यूअस बेसिस पे चलती है ना गाइस, प्लानिंग हम कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहते हैं। अब जैसे नए चेंजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट डायनामिक है, अब कोई सर्टेन चेंज आ गया अचानक से, तो आप प्लान करोगे ना उस चेंज के साथ कैसे डील करना है, तो प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। फिर जब नया प्लान बन गया तो ऑब्वियसली बाकी स्टेप्स भी होंगे ही, ऑर्गेनाइजिंग भी होगी। नया प्लान बना है तो नए हमें मटीरियल्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, नई स्टाफिंग होगी, नए लोग चाहिए उस प्लान को डील करने के लिए, डायरेक्टिंग नई तरीके से। हम अगर कोई चेंज आ गया तो हम नए तरीके से अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको मैनिपुलेट कर, मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे कि हाँ वो भी उस चेंज को एक्सेप्ट करें, उनको मोटिवेट करेंगे कि डरना नहीं है इस चेंज से, हमें आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में आ गई। और फिर कंट्रोल भी करेंगे, देखेंगे कि हाँ हमने जो प्लान्स क्रिएट किए हैं, जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं और जो एक्शंस हमने लिए, क्या वो लिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, क्या हम अपने वे ऑफ अचीविंग द सक्सेस ऑफ अचीविंग आवर टारगेट, हम उस वे पे चल रहे हैं अच्छे से एफिशिएंटली या नहीं। ठीक है, तो ये चीज देखी जाती है। सो ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली, एक साथ ये सारे फंक्शंस होते रहते हैं बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। हर एक मैनेजर्स के थ्रू ये सारे फंक्शंस होते रहते हैं हर एक टाइम पे। ओके, हर एक मैनेजर पर्टिकुलर फंक्शन करता रहता है, अलग अलग मैनेजर अलग अलग फंक्शन हर टाइम पे एक साथ करता ही रहता है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आ रहा हो। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मैंने कहा कि हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, एंड बेसिकली माय मोटो इज टू मेक यू क्लियर द कंसेप्ट, नॉट टू गिव यू द होल थ्योरी कि अच्छा इसमें ये लिखना ये लिखना, नहीं। आई एम हियर टू क्लियर योर कंसेप्ट। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए गाइस तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो, बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। क्या मतलब है इसका? अब मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक ही गोल होता है, सब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उसमें कौन हेल्प करता है? ऑब्वियसली मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंस है। ग्रुप गोल्स का बेसिकली मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ अलॉट मच पीपल, अलॉट मेनी पीपल, नॉट मच। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है गाइस? अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट अगर होगी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि, मतलब मैनेजमेंट का काम ही क्या है, आप यही देखिए ना, मैनेजमेंट का काम ये है कि काम करवाना एफिशिएंट वे में, ताकि हम सोर्सेज की ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके एंड जितना कम हो सके उतनी कॉस्ट को हम यूज कर सकें। तो यही मैनेजमेंट का वर्क होता है। तो अगर मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगी, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से मैनेज्ड होगा तो ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी वो कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट की वो है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक से ही मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस भी निकाली गई है। ये देखिए, मैंने कैरेक्टरिस्टिक में आपने पढ़ा अभी कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, राइट। अब एक मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है तो ऑब्वियसली वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से बनाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन नए आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहे, एक्सेप्ट करने में उसे कोई दिक्कत ना हो। वो अपने हर एक एम्प्लॉयज को, अपने हर एक वर्क को, प्लान्स को इस तरीके से क्रिएट करेगा कि अगर कोई सर्टन चेंज हुआ तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले बहुत ही इजीली और आगे बढ़े विदाउट एनी हिंड्रेंस, राइट। तो ये चीज मैनेजमेंट क्रिएट करती है, जो कि इसकी एक इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स देखिए गाइज, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया डाइवर्स इंडिविजुअल्स होते हैं। अब एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके भी एक पर्सनल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। हर एक एम्प्लॉय, चलो ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब मिलके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं। लेकिन कोई भी बंदा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, वो काम करने आ रहा है, तो उसके खुद के भी तो कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना। किसी के हो सकता है कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं, किसी के हो सकता है कि मुझे एक सिक्योर जॉब मिल जाए, अगर मिनिमम इनकम भी हो लेकिन एक सिक्योर जॉब मिले। किसी के हो सकता है कि हाँ चलो मैं कुछ सीखने, ग्रो करने, अपने स्किल्स को ग्रो करने के लिए चला जाता हूँ, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सबके पर्टिकुलर अपने अपने वो होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो मैनेजर का काम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना नहीं होता, उनको हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना भी होता है साथ साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, पर्सन ए, अब वो ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि वो अच्छा खासा पैसा कमा सके, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है कि उनको प्रॉफिट कमाना है।
तो ऑर्गेनाइजेशन तो जो मैनेजर्स हैं उन्होंने पर्सन ए को बोला कि ठीक है आप अच्छा काम कीजिए, अगर आपका काम अच्छा होगा और हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपको बोनस देंगे तो आपकी जो सैलरी है प्लस बोनस आपकी होल इनकम में तो इंक्रीमेंट होगी ना। तो इस तरीके से वो अच्छा काम भी करेगा, अच्छा काम करने पे वो बोनस भी पाएगा और अच्छा काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट होगी। तो इस तरीके से मैनेजर जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, उस एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल कर रहा है, साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट का दोनों काम जो है वो एक साथ चल रहा है। तो देखिए इसमें कुछ मैंने बताया है कि कुछ जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो जैसे कि फेयर वेजेस लेना हो सकते हैं, कि सबको फेयर वेजेस मिले, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले, नहीं। किसी का हो सकता है कि अच्छा वर्किंग कंडीशन हो, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का ये भी काम होता है कि एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो सेफ हो, जो हार्मोनियल हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, क्लैशेस ना हो। तो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। ग्रोथ होना, पर्सनल ग्रोथ होना भी बहुत जरूरी है। कई दफा एम्प्लॉयज जाते हैं कि चलो मैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए चला जाता हूँ, मुझे एक एक्सपीरियंस मिलेगा काम का, स्किल्स मेरे डेवलप होंगे। तो उनके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना मैनेजमेंट का ही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। लास्ट इंपॉर्टेंस है ये, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग द सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी को भी डेवलप करने में हेल्प करती है। कैसे? अब एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करेगा, काफी सारे लोगों को काम देगा, क्योंकि एक पर्सन पे तो ऑर्गेनाइजेशन चलने से रहा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करेगा। दूसरी चीज, अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी, अगर लोग अच्छे होंगे, अच्छे से चीजें मैनेज करेंगे, तो दे विल थिंक कि हाँ हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो कि सोसाइटी को हार्म ना करे। जैसे कि अगर क्रैकर्स में कोई कंपनी डील कर रही है तो वो इको फ्रेंडली क्रैकर्स बनाए जो पोल्यूशन क्रिएट ना करे। अगर कोई कलर्स में, होली के कलर्स में डील कर रही है तो वो भी इको फ्रेंडली कलर्स बनाए ताकि किसी को साइड इफेक्ट्स ना हो, एलर्जी ना हो इससे। तो ये ऐसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे एनवायरनमेंट या सोसाइटी को हार्म ना हो। ठीक है, अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तभी ये चीज होगा। दूसरी, इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अभी मैंने आपको बताया कि अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसी इंसान की फुलफिल होगी तो उसकी इंप्रूवमेंट भी होगी, उसकी डेवलपमेंट भी होगी। मैनेजमेंट का काम सिर्फ उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना नहीं होता, बल्कि उनको एक्सपीरियंस देके उनको डेवलप करना भी होता है। मैनेजमेंट हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान देता है, उनके स्किल्स को और इम्प्रूव कह सकते हैं या पॉलिश करना। अगर उनमें स्किल्स हैं तो उनके स्किल्स को और निखारना, ये काम भी मैनेजमेंट का ही होता है। तो वो डेवलप पर्सनल मतलब यहाँ पे स्टाफ है, तो स्टाफ के डेवलपमेंट और उनकी इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। सो गाइज, आज के लिए मैं वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। टिल द टाइम, इफ लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछिए। एंड या अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।